हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। यूजीसी नेट री एग्ज़ाम पेपर फर्स्ट का यूनिट 2 आपके सामने है। शोध अभिवृत्ति एवं अभिक्षमता। शोध अभिवृत्ति यानी कि जो हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड का जो सेकंड यूनिट है उसके यहाँ पर कुछ एमसीक्यू मैंने लिए हैं। आपकी डिमांड थी एमसीक्यू कराने की, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। लेकिन मैं आपसे फिर भी यही कहूँगी कि जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा आप प्रैक्टिस सेट के आधार पर खाली पेपर नहीं कर सकते। वैसे आपने पढ़ लिया होगा, पेपर पास करना है, यूजीसी नेट के आप बच्चे हैं तो कोई छोटी मोटी बात नहीं है ये। उसमें आपने ज़रूर अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर किया होगा। तो यहाँ पर हम प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, ज़्यादातर जिनके पास या तो टाइम नहीं मिलता या फिर वो ठीक से क्या है कि थ्योरी नहीं पढ़ पाते और सोचते हैं कि प्रैक्टिस करने से ही खाली प्रैक्टिस सेट के बेस पर हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। बाकी मुझे जो सुझाव देना था बाकी मैंने आपको दे दिया। बाकी आपको मतलब जैसे भी अगर आपको अच्छा लगता है पढ़ना वैसे आप पढ़ लीजिए। हो सकता है हर किसी का तरीका अलग अलग हो पढ़ने का। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ बिना देरी किए। बहुत ज़्यादा टाइम आपके पेपर में अब नहीं बचा। आज 11 तारीख हो गई है और आज प्लीज़ थोड़ी सी वीडियो आपको लेट भी मिलेगी, लेकिन कोई नहीं, चैनल पर रहेगी तो आप देख ही लेंगे। मुझे विश्वास है आपके लिए फ़ायदेमंद तो होगी ही। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट और देखिए जो शोध वाला जो चैप्टर है मतलब यूनिट है वो थोड़ा सा क्या होता है, टफ होता है और रिसर्च एप्टीट्यूड का है ये। और इसमें क्या होता है कि इसके जो बहुत सारे लंबे चौड़े क्वेश्चन होते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम जब प्रैक्टिस करते हैं ना तो उनको देखकर हम डर जाते हैं और मतलब प्रैक्टिस करने का मन ही नहीं करता। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े क्वेश्चन नहीं रखे हैं। बिल्कुल शॉर्ट लैंग्वेज में समझाने की आपको कोशिश करूँगी। बाकी जितना मैं समझा सकती हूँ, बहुत ज़्यादा लॉन्ग हम नहीं खींचेंगे वीडियो को। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और जिन्होंने कर लिया है उनको बार बार मैं धन्यवाद देती हूँ। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग मतलब अप्रिसिएट कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है ऐसे मेहनत करना। बाकी चलते हैं। चलें, गुणात्मक शोध और मात्रात्मक शोध दोनों निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? जो गुणात्मक शोध और मात्रात्मक शोध है ये दोनों निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? डाटा न्यूनीकरण, कृत्रिम प्रतिवेश या डाटा की एकरूपता या सामाजिक स्वप्न चित्र। तो ये बताइए गुणात्मक शोध और मात्रात्मक शोध ये दोनों ही किससे संबंधित हैं? क्या डाटा न्यूनीकरण से, कृत्रिम प्रतिवेश, डाटा की एकरूपता या फिर सामाजिक स्वप्न चित्र? एमसीक्यू का मतलब होता है कि आप 4 ऑप्शन में से चुन करके आप अपना आंसर लगाएं और कहीं एक कॉपी पर लिख लें कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं। ठीक है, तो ये बताइए इसमें से गुणात्मक शोध और मात्रात्मक शोध दोनों ही किससे संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर है डाटा न्यूनीकरण। डाटा न्यूनीकरण इसका करेक्ट ऑप्शन है। जो गुणात्मक शोध है और मात्रात्मक शोध दोनों ही क्या है, इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, प्रकरण अध्ययन शोध की कौन सी विशेषताएं हैं? जो प्रकरण अध्ययन शोध है उसकी कौन सी विशेषताएं, कौन सी विशिष्टताएं हैं बताएं? यह प्रयोगशाला में अनुरूपित होता है, यह विशिष्टता परक है, यह वर्णनात्मक है, यह आगमनात्मक है या ये विध्वंसक है? तो देखो इसमें ये बात नहीं है, गलत है ये, और ये भी गलत है। ठीक है, विध्वंसक भी नहीं है। प्रकरण अध्ययन शोध ना तो विध्वंसक है और ना ये केवल प्रयोगशाला में अनुरूपित होता है। ये विशिष्टता परक है, वर्णात्मक है और आगमनात्मक भी है। ठीक है, ये प्रकरण अध्ययन शोध की क्या है, विशेषताएं हैं। जब किसी अज्ञात क्षेत्र के संबंध में जानने और सूचना एकत्र करने के लिए अज्ञात क्षेत्र, अज्ञात जिसको आप नहीं जानते हैं, उस क्षेत्र के संबंध में जानने और सूचना एकत्र करने के लिए शोध अध्ययन संचालित किया जाता है। तो कौन सा शोध अध्ययन वहाँ पर लागू किया जाएगा किसी अज्ञात क्षेत्र के संबंध में जानने के लिए? क्या मार्गदर्शी अध्ययन, व्यवहार्यता अध्ययन, व्याख्यात्मक शोध या फिर गवेषणात्मक शोध? तो बिल्कुल इसका जो राइट ऑप्शन है, आपने अगर थ्योरी पढ़ी है तो ज़रूर आपको ऑप्शन मिल गया होगा। तो इसका राइट ऑप्शन है गवेषणात्मक अध्ययन शोध। ठीक है, गवेषणात्मक जो शोध है ये किसी अज्ञात क्षेत्र से के सूचना एकत्र करने से क्या होता है, संबंधित होता है। जनगणना निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण हो सकता है?
जो जनगणना होती है आप जानते हैं, जनगणना अभी तो हो ही नहीं रही है, वैसे हर 10 साल पे जनगणना होती है। और ये भी आप जानते होंगे कब से शुरू हुई थी जनगणना होना, ये भी जान लेते हैं, थोड़ा सा जीके का क्वेश्चन है। 1872 में सबसे पहले जो लॉर्ड मेयो गवर्नर था उस टाइम पर, तो उसने ये जनगणना करवाई थी, लेकिन वो अस्थायी थी, मतलब टेम्पोरेरी करवाई थी। और बाद में 10 साल के बाद 1882 में जो जनगणना शुरू हुई थी, और उस टाइम पर शायद लॉर्ड रिपन थे, शायद बता रही हूँ मैं, 99% वैसे सही होगा, बाकी हो सकता है 1% मैं भूल रही हूँ। तो लॉर्ड रिपन के टाइम पर ये शुरू हुई थी, और तब से लेकर के हर 10 साल में क्या किया गया है, जनगणना को किया गया है। लेकिन इस बार जनगणना नहीं हो रही है, 2021 में होनी थी, 2011 में हुई थी, और 2011 के ही आंकड़े अभी तक हैं। 2021 में होनी थी लेकिन उस टाइम नहीं हो पाई। 2021 में शायद कोरोना था क्या, हाँ शायद कोरोना ही था। और अभी 2024 चल रहा है, और 2024 तक अभी नहीं होती है, देखते हैं कब होती है। तो जनगणना निम्नलिखित में से किसका, देखो आप ये मत सोचा करो कि बीच में जो एक आध क्वेश्चन बताते हैं ना वो हमारे कहीं ना कहीं काम ही आता है ना। ये मैं फालतू का आपको नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मुझे भी 1 सेकंड का टाइम वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता, ना आपका ना मेरा। तो अगर ये जीके के क्वेश्चन होते हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारे काम ही आएंगे, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो जनगणना निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण हो सकता है, तो ये होता है अनुदैर्ध्य अध्ययन का। किसका होता है, अनुदैर्ध्य अध्ययन का। ना ये ऐतिहासिक अध्ययन है, ना प्रकरण अध्ययन, ना ही प्रायोगिक, ठीक है, ये अनुदैर्ध्य अध्ययन के अंतर्गत आता है। शोध आलेख में निम्नलिखित में से कौन कौन समाविष्ट होते हैं। जो शोध आलेख है इसके अंदर इसमें से बताइए कौन कौन समाविष्ट होते हैं। तो क्या भूमिका, डाटा, डाटा विश्लेषण और परिणाम, या प्राक कथन और अनुशंसा पत्र। तो बताएं इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। शोध आलेख में निम्नलिखित में से कौन कौन समाविष्ट होते हैं। तो इस भूमिका होती है, बिल्कुल, डेटा होता है, और डाटा का विश्लेषण और परिणाम भी होता है, लेकिन प्राक कथन और अनुशंसा पत्र ये नहीं है। ए, बी और सी हमारे क्या हैं, करेक्ट हैं। शोध आलेख में भूमिका, डेटा और डेटा विश्लेषण, परिणाम होते हैं। शोध के संदर्भ में कौन कौन से कथन अनैतिक हैं। शोध के संदर्भ में कौन कौन से कथन हैं जो कि अनैतिक हैं, ये हमें बताना है। और हाँ, मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछती हूँ, आप ये बताइए मुझे कि वीडियो जब मैं, मतलब आपको आवाज़ सबको क्लियर आती है या फिर कम आती है। एक बच्चे का कल मतलब कंप्लेंट थी, आया था उसका कमेंट, शायद आज ही आया था कि उसको आवाज़ कम आ रही है। हो सकता है किसी किसी के फ़ोन में आवाज़ कम आती है, या फिर कल थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी उसकी वजह से कम आई होगी, या फिर सभी में कम आती है। तो प्लीज़ आप बता देना, मैं इसका मतलब सॉल्यूशन निकाल लूँगी। तो शोध के संदर्भ में कौन कौन से कथन हैं जो अनैतिक हैं। उत्तरदाताओं की संसूचित सहमति प्राप्त करना, उत्तरदाताओं को प्रोत्साहन का प्रस्ताव रखना, यहाँ पर अनैतिक पूछा है, ठीक है, जो कि नैतिक नहीं है, मॉरल नहीं है, ये क्या है, अनैतिक पूछ रहा है आपसे। तो उत्तरदाताओं को प्रोत्साहन का प्रस्ताव रखना, उत्तरदाताओं पर संवेदनशील व्यक्तिक सूचना के लिए दबाव डालना। देखो सबसे बड़ी बात होती है दबाव डालना, ये तो रॉन्ग है बिल्कुल ही, क्योंकि किसी चीज़ में कहीं भी कोई भी दबाव डालने वाली ऐसी कोई नेगेटिव पॉइंट तो होता ही नहीं है, नेगेटिव पॉइंट हमारा कभी भी सही नहीं होता। और उत्तरदाताओं से शोध प्रयोजन छुपाना, उत्तरदाताओं से क्या करना, शोध प्रयोजन छुपाना, ये भी हमारा क्या है, रॉन्ग है, अनैतिक है ये भी। और गोपनीयता बनाकर रखना, गोपनीयता बनाना एक अलग चीज़ होती है, और शोध का प्रयोजन छुपाना ये अलग चीज़ है, ठीक है, ठीक है, दोनों में क्या है, डिफरेंस है, आप इसको समझ लेना। गोपनीयता, किसी चीज़ की गोपनीयता बनाना अलग चीज़ होता है, और उसके मतलब जिसके लिए हम काम कर रहे हैं उसी से वो चीज़ छुपाना वो अलग चीज़ है। तो इसमें कौन कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। उत्तरदाताओं को प्रोत्साहन का प्रस्ताव रखना, ये भी हमारा क्या है, अनैतिक माना गया है। और उत्तरदाताओं पर संवेदनशील व्यक्तिक सूचना के लिए दबाव डालना, और उत्तरदाताओं से शोध प्रयोजन छुपाना, ठीक है। तो ये दोनों ही बी, सी और डी इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन डाटा के स्रोतों के उद्देश्य के लिए व्यक्तिगत प्रपत्र के उदाहरण हैं। तो इनमें से कौन से हैं जो डाटा के स्रोतों, मतलब स्रोतों के उद्देश्य के लिए व्यक्तिगत, यहाँ पर पर्सनल पूछ रहा है,
ठीक है। पर्सनल अगर हमें किसी की जानकारी लेनी है तो वो कैसे लेंगे, दैनंदिनी डायरी से लेंगे। जन मीडिया निर्गम या आउटपुट, जन मीडिया तो हो ही नहीं सकता, व्यक्तिगत का उदाहरण ये तो है ही नहीं, है ना। पत्र हो सकता है या फिर आत्मकथाएं हो सकती हैं, लेकिन कंपनी प्रपत्र भी नहीं हो सकता। समझ गए आप? यानी कि ए, सी और डी इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। व्यक्तिगत प्रपत्र की यहाँ पर क्या हो रही है, बातें हो रही हैं। सही कथन का चयन करना है आपको यहाँ पर। वर्तमान समय में शोधकर्ता मोनोग्राफ लिखने की अपेक्षा शोध पर लिखना पसंद करते हैं। वर्तमान समय में जो ये प्रेजेंट टाइम चल रहा है, इसमें जो शोधकर्ता हैं वो क्या करते हैं, मोनोग्राफ लिखने की अपेक्षा शोध पर लिखना पसंद करते हैं। शोध के डेटाबेस में मोनोग्राफ और पुस्तकें सम्मिलित नहीं होती हैं। ठीक है, शोध के डेटाबेस में क्या नहीं है, पुस्तकें और मोनोग्राफ शामिल नहीं है। तो ये दोनों ही ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। ए भी सही है, कथन ए और बी दोनों ही सही हैं, कैसे भी आप लगा लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा विषयात्मक विश्लेषण में अनुप्रयोग का क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा है जो विषयात्मक विश्लेषण में अनुप्रयोग का क्या है, क्षेत्र है। तो बताएं, समूह तुलना, पाठ समेकन, विमर्श, पुनरीक्षण या दृश्य सौंदर्य शास्त्र। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है समूह तुलना। ठीक है, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, थोड़ा सा जल्दी कराती हूँ मैं। विषयात्मक विश्लेषण में अनुप्रयोग का क्षेत्र है समूह तुलना। सहभागी प्रेक्षण में शोधकर्ता को निम्नलिखित में से किस रूप में कार्य करना चाहिए। तो सहभागी जो प्रेक्षण होता है उसमें शोधकर्ता को कैसे काम करना चाहिए, पेशागत आयोजक के रूप में, या फिर पेशागत अजनबी के रूप में, पेशागत लोकप्रियतावादी, या फिर सांस्कृतिक अभिकर्ता के रूप में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है पेशागत अजनबी के रूप में। ठीक है, पेशागत अजनबी के रूप में क्या करना चाहिए, सहभागी प्रेक्षण में शोधकर्ता को अपना कार्य करते रहना चाहिए चुपचाप। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से शोध लेखों की गुणवत्ता से संबंधित है। तो कौन सा ऐसा है जो शोध लेखों की गुणवत्ता से संबंधित है, बताएं आप। शोध लेखों की संख्या, प्रभाव कारक, उद्धरण सूचकांक या उनके प्रकाशन की बारंबारता, एच सूचकांक। तो देखो, शोध लेखों की गुणवत्ता की बात हो रही है, यहाँ पर हो रही है क्वालिटी की बात। किसकी बात हो रही है, क्वालिटी। ठीक है, और क्वालिटी में ना तो संख्या मायने रखती है और ना ही बारंबारता मायने रखती है। कोई भी शोध पत्र कितनी बार प्रकाशित हुआ है या उसकी संख्या कितनी है। देखो, अगर आपको कोई बुक है, मतलब क्वालिटी उसकी देखनी है, तो मैटर नहीं करता कि उसमें कितने सारे पेज हैं या वो कितनी बार छप चुकी है, उससे कोई मतलब नहीं होता। चाहे वो एक ही बार छपी है और अगर वो अच्छी है, क्वालिटी है, दमदार है, तो वो भी आपके लिए क्या रखती है, मायने रखती है। तो प्रभाव कारक होनी चाहिए, उद्धरण सूचकांक होना चाहिए और उनके एच सूचकांक होना चाहिए। ठीक है, ये इसकी शोध लेखों की गुणवत्ता से संबंधित है। शोध में निम्नलिखित में से किनका व्यवहारिक महत्व है। तो शोध में इनमें से व्यवहारिक महत्व किस किस का है, सामाजिक दाव, शोध विषय, शोध अभिकल्प, शोध विधि या सह शोधकर्ताओं के साथ तुलना करना। तो यहाँ पर व्यवहारिक महत्व पूछ रहा है, तो व्यवहारिक महत्व में देखो, ना तो सामाजिक दाव आएगा और ना ही तुलना आएगा, है ना। किसी के साथ तुलना करना, देखो सबसे बड़ी बात होती है, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कभी भी अपने आप की या किसी की भी किसी के साथ कंपेयर करना, ये सबसे अपने साथ भी धोखा होता है और दूसरों के साथ भी। क्योंकि हर जो इंसान होता है ना, उसमें अपनी कुछ ना कुछ क्वालिटी होती हैं और हर किसी में कुछ ना कुछ क्या होती है, कमी होती हैं। तो कभी भी किसी को किसी से कंपेयर ना करें अपनी लाइफ में अगर खुश रहना है तो। और अपने आप को तो बिल्कुल भी किसी के साथ कंपेयर ना करें, अपनी खुशियों के साथ कंपेयर ना करें, अपने दुखों के साथ कंपेयर ना करें, अपनी ज़िंदगी के साथ कंपेयर ना करें। मतलब जो आपको मिला है ना, बस उसी में खुश रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पाने की बस कोशिश करें, है ना। मेहनत करते रहें और वो भी एकदम सटीक रास्ते पर चलते हुए। ठीक है, सही रास्ते पर चलते हुए। तो ये दोनों ही क्या है, इसमें नेगेटिव पॉइंट है, ना तो तुलना करनी है और ना ही दाव देना है किसी पर। तो शोध विषय, शोध अभिकल्प और शोध विधि। ठीक है, आई थिंक आपको क्वेश्चन अच्छे लगेंगे, मतलब मुझे लग रहा है। जब बहुत ज़्यादा मतलब हाँ जो हैवी क्वेश्चन है वो नहीं रखे हैं, क्योंकि उनको देखकर क्या होता है, डर जाते हैं बच्चे। मैं भी डर जाती थी जब पढ़ती थी तो लगता था कि ना, और उसमें जब कथन ए बी सी डी ए बी सी, इनको देख कर ना मेरा मूड ख़राब हो जाता था, मतलब मन ही नहीं करता कि हम प्रैक्टिस सेट करें। इसलिए मैं प्रैक्टिस सेट से बहुत ज़्यादा क्या करती थी, डरती थी। तो लेकिन अब नहीं है डर, करना चाहिए प्रैक्टिस, हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। अब ये चीज़ें समझ में आ गई हैं। तो वैज्ञानिक शोध के पास किसी परिघटना का कारण बताने का अंतिम लक्ष्य किसके माध्यम से होता है।
तो वैज्ञानिक शोध के पास किसी परिघटना का कारण बताने का अंतिम लक्ष्य किसके माध्यम से होता है? गोपनीय नियम, अद्वितीयता का नियम, अंतः प्रज्ञा का नियम या सामान्यीकरण का नियम। तो बताएं आप, वैज्ञानिक शोध के पास किसी परिघटना का कारण बताने का अंतिम लक्ष्य किसके माध्यम से होता है? तो ये होता है सामान्यीकरण का नियम के कारण माध्यम से। ठीक है, इसका ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, डी। संकेंद्रित समूह शोध में क्रमबद्ध चरण की श्रृंखला की पहचान करनी है आपको। संकेंद्रित समूह शोध में क्रमबद्ध चरण की श्रृंखला की पहचान करनी है। इसमें ABCD तो मैंने नहीं दिया है, मतलब ऑप्शन नहीं है, लेकिन इन्हीं को हम समझेंगे। एक प्रतिदर्श चुनें, संकेंद्रित समूह उपादान तैयार करें, समस्या को परिभाषित करें, यह आवश्यक। देखो सबसे पहला जो चीज़ है ना वो आएगा यहाँ पर सी। क्या आएगा? सी, क्योंकि समस्या को परिभाषित करें सबसे पहले हमारे लिए किसी भी, अगर हमें मतलब कोई शोध करना है या फिर कुछ भी करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होनी चाहिए? समस्या होनी चाहिए। ठीक है, तो समस्या को परिभाषित करें और उसके बाद क्या करना है? फिर करना है हमें एक प्रतिदर्श चुनना है। उस समस्या का निवारण ढूंढने के लिए हमें कोई ना कोई रास्ता चुनना पड़ेगा। एक रास्ता आपको चुनना है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। समझ में आया? नेक्स्ट, फिर इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा? आवश्यक समूह संख्या का निर्णय लेना है। देखो हमने रास्ता भी चुन लिया, अब हमें निर्णय लेना है कि अगर हम इस रास्ते पर चलेंगे तो कैसे चलेंगे। जैसे कि आप देखो पढ़ाई करते हो, सबसे पहले आपके पास समस्या होती है ना। कोई भी मान लो आपके पास टॉपिक है, वो समस्या है, फिर आपके पास क्या है? हम चुनेंगे कि हमें किताब से पढ़ना है, ऑनलाइन पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, और हमने वो चुन लिया, फिर उसका निर्णय लेना है कि इसका हमें नोट बना करके पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो फिर उसका हम क्या करेंगे? निर्णय लेंगे। तो निर्णय हमारा आता है तीसरे क्रम में। और इसके बाद क्या करना है हमें? इसके बाद हम करेंगे अध्ययन प्रणाली तैयार करेंगे। क्या करेंगे? अध्ययन प्रणाली तैयार करेंगे। ये हमारा ई ऑप्शन यहाँ पर होगा। और इसके बाद संकेंद्रित समूह उपादान तैयार करेंगे। ये संकेंद्रित समूह शोध ही तो कह रहा है। ठीक है, इसके बाद हम संकेंद्रित समूह उपादान क्या करेंगे? तैयार करेंगे। आ गया समझ में? तो आई थिंक आपको आ गया होगा समझ में। सबसे पहले हमारे पास समस्या होनी चाहिए। कभी भी इस टाइप का कोई क्रम वाला क्वेश्चन आए तो उसमें समस्या को सबसे पहले ढूंढो, है ना। कोई भी जिस रास्ते पर हम चलते हैं उससे पहले हमें कहीं ना कहीं समस्या होती है। कहते हैं ना आविष्कार ही, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। अगर हमें किसी चीज़ की आवश्यकता होगी ना, हमारे अगर मान लीजिए हमें पैसों से हम कुछ नहीं खरीद सकते तो हम पैसे कमाने क्यों जाते, है ना। पेट में अगर भूख नहीं लगती तो हम कमाते क्यों, या फिर सारे काम हम खाना क्यों बनाएंगे। वो मेहनत सारी इसीलिए होती है, हमारे पास समस्या होती है। ठीक है, तो समस्या को सबसे पहले आप फाइंड आउट किया करें। आश्रित चर में सहवर्ती परिवर्तनों के आशय से किस अनुसंधान प्रणाली में स्वतंत्र चर में हेर फेर किया जाता है। यहाँ पर हेर फेर को आप नोट कर लेना। जो आश्रित चर होता है, आश्रित जो चर होता है उसमें सहवर्ती परिवर्तनों के आशय से किस अनुसंधान प्रणाली में स्वतंत्र चर में हेर फेर किया जाता है। तो बताएं आप। कार्योत्तर प्रणाली होती है, व्यष्टि अध्ययन प्रणाली, वर्णनात्मक सर्वेक्षण प्रणाली, या फिर प्रयोगात्मक प्रणाली। ठीक है, आश्रित चर में जो सहवर्ती परिवर्तन के आशय से आप बताएं किस अनुसंधान प्रणाली में स्वतंत्र चर में हेर फेर करने की बात होती है। प्रयोगात्मक प्रणाली में। किस में होती है? प्रयोगात्मक प्रणाली में। एक कीवर्ड पकड़ लेना यहाँ से, ये 2-3 बार पूछा जा चुका है इस टाइप से क्वेश्चन। शोध आचार नीति कौन सा है? शोध आचार नीति के संदर्भ में किसे सबसे अधिक असुरक्षित चरण माना गया है। यहाँ पर असुरक्षित पूछ रहा है आपसे। अध्ययन के उद्देश्य एवं कार्य क्षेत्र को परिभाषित करना। शोध आचार नीति के संदर्भ में किसे सबसे अधिक असुरक्षित चरण माना जाता है। क्या अध्ययन के उद्देश्य एवं कार्य क्षेत्र को परिभाषित करना, ये तो असुरक्षित नहीं हो सकता। समग्र एवं प्रतिदर्श पद्धति को परिभाषित करना, ये भी असुरक्षित नहीं है। प्रदत्तों का विश्लेषण, उनकी व्याख्या और परिणाम की जानकारी देना, ये क्या है? सबसे असुरक्षित चरण माना जाता है। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। और आगे देख लेते हैं क्या दे रखा है। शोध के साधनों का चयन, चाहे वह गुणात्मक या मात्रात्मक हो, तो ये भी असुरक्षित चरण नहीं माना गया है। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका सी। प्रदत्तों का विश्लेषण, उनकी व्याख्या करना और परिणामों की जानकारी दे देना।
जब किसी शोध के संदर्भ में प्रारूप एवं शैलियों का समुचित तरीके से अनुपालन नहीं हुआ है। जब किसी शोध के संदर्भ में प्रारूप एवं शैलियों का समुचित तरीके से अनुपालन नहीं हुआ है, तो ये एक उदाहरण है किस चीज़ का? शोधार्थी की ओर से हुई तकनीकी चूक का। किसका है? क्या तकनीकी चूक का है? शोधार्थी के अनैतिक व्यवहार का, या शोध पत्र लिखने में शोधार्थी की अक्षमता का, या शोध पत्र लिखने में शोधार्थी में प्रतिबद्धता के अभाव का। ध्यान से एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोबारा से। जब किसी शोध के संदर्भ में प्रारूप एवं शैलियों का समुचित तरीके से अनुपालन नहीं हुआ है, तो ये एक उदाहरण है किस चीज़ का? ये शोध पत्र लिखने में शोधार्थी की प्रतिबद्धता के अभाव का है। किसका है? प्रतिबद्धता का अभाव है उसके अंदर, इसीलिए सही तरीके से क्या नहीं हुआ है? किसी चीज़ की नियमों का पालन नहीं हो पाया है। शोध में साहित्यिक चोरी है, तो साहित्यिक चोरी क्या है भाई? बताओ कि साहित्यिक चोरी तो भैया, चोरी तो बेईमानी का ही नाम है दूसरा, ठीक है, चाहे वो कैसे भी समझ लें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन भी हमारा बी है, बेईमानी से नकल करना और उनका उपयोग करना, ये क्या है? शोध में साहित्यिक चोरी है। सीधा सीधा आप ऑप्शन को पकड़ लीजिए। शोध रिपोर्ट में दी गई ग्रंथ सूची क्या करती है? शोध रिपोर्ट में दी गई जो ग्रंथ सूची होती है वो क्या करती है? बताएं। और आगे शोध में रुचि रखने वालों की सहायता करती है। बिल्कुल करती है भाई। शोध रिपोर्ट में दी गई जो ग्रंथ सूची होती है वो और आगे, अगर कोई और आगे रिसर्च करना चाहे तो उसकी क्या करेगी? वो सहायता करेगी। शोधकर्ता के विशद ज्ञान को दर्शाती है, रिपोर्ट को प्रमाणिक बनाती है और रिपोर्ट का वैकल्पिक भाग है। तो इसका ए ऑप्शन क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। निम्न शोध अध्ययनों में से किस में सामान्यीकरण के निरूपण की अपेक्षा व्याख्या और अर्थ पर अधिक ध्यान दिया जाता है? तो बताइए इन शोध अध्ययनों में से किस में सामान्यीकरण के निरूपण की अपेक्षा व्याख्या और अर्थ पर अधिक ध्यान दिया जाता है? ऐतिहासिक अध्ययन में, सर्वेक्षण अध्ययन में, दार्शनिक अध्ययन या फिर नृजातीय अध्ययन, प्राक कल्पना निगमनात्मक अध्ययन में? तो बताएं किस में अधिक ध्यान दिया जाता है? निम्न शोध अध्ययन में सामान्यीकरण के निरूपण की अपेक्षा किस में अधिक ध्यान दिया जाता है? बताएं। सॉरी, तो यहाँ पर कहाँ चला गया? ऐतिहासिक अध्ययन में, और इसके बाद है आपका दार्शनिक अध्ययन और निर्जातीय अध्ययन। ये तीनों जो अध्ययन है ए, सी और डी, इनमें क्या किया जाता है? ए, सी और डी, इनमें व्याख्या और अर्थ पर क्या दिया जाता है? ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रख लेना। वह शोध अभिकल्प जिसमें निरंतर तथ्यात्मक जानकारी एकत्र करने की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें निरंतर लगातार तथ्यात्मक जानकारी एकत्र करने की आवश्यकता पड़ती है, ये अनुदैर्घ्य अध्ययन अभिकल्प होता है। जिसमें हमारा जनगणना, हमने जो क्वेश्चन पीछे पढ़ चुके हैं हम उसको, ठीक है, जनगणना जिसमें की जाती है वो अनुदैर्घ्य अध्ययन होता है। और अनुदैर्घ्य अध्ययन के अंदर ही क्या होता है? निरंतर तथ्यात्मक जानकारी लेने की, एकत्र करने की आवश्यकता पड़ती है। समझ लेना इसको। मात्रात्मक शोध को और क्या कहा जाता है? निरजातीय उपागम, असंरचित उपागम, या वर्णनात्मक उपागम, या संरचित उपागम? तो बिल्कुल ये इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, संरचित उपागम कहते हैं मात्रात्मक शोध को। ये इसका दूसरा नाम है, ध्यान रख लेना। वह शोध जिसमें पुरुष और महिला के बीच सामाजिक असमानता पर जोर दिया जाता है वो क्या कहलाता है? क्या उसे तुलनात्मक शोध कहेंगे? इसमें असमानता की बात हो रही है, ठीक है। वह शोध जिसमें पुरुष और महिला के बीच सामाजिक असमानता पर जोर दिया जाता है तो तुलनात्मक तो हो नहीं रहा है ना, क्रियात्मक भी नहीं है, अनुदैर्घ्य भी नहीं है। कौन सी है? नारीवादी शोध है। कौन सा है? नारीवादी शोध है, डी ऑप्शन करेक्ट है। इसमें पुरुष और महिला के बीच सामाजिक असमानता पर जोर दिया जा रहा है। किस प्रकार के शोध में शोध के चरणों को चक्रीय होना चाहिए? जमीनी सिद्धांत शोध के चरणों को चक्रीय होने की बात कर रहा है ये। तो जमीनी सिद्धांत शोध, क्रियात्मक शोध, या प्रायोगिक शोध, या फिर व्यष्टि अध्ययन शोध? तो बताएं इसका ऑप्शन क्या होगा? जो क्रियात्मक शोध होता है, क्रियात्मक शोध में क्या किया जाता है? शोध के चरणों को चक्रीय होना चाहिए क्रियात्मक शोध के अंदर। अपना शोध प्रबंध लिखते समय एक शोधार्थी सांख्यिकीय तकनीक के अनुप्रयोग का तर्क का आधार नहीं बताता है। इसे निम्नलिखित में से किसका उत्तम उदाहरण माना जाएगा? बताइए।
अपना शोध प्रबंध लिख रहा है कोई शोधार्थी और वो सांख्यिकीय तकनीक के अनुप्रयोग का तर्काधार नहीं बताता है, ठीक है, तर्काधार नहीं बताता है, तो ये क्या है, क्या नैतिक कदाचार है, भूल से हुई त्रुटि है, या फिर जानबूझकर की गई त्रुटि, जानबूझकर की गई त्रुटि है, या फिर तकनीकी चूक है। बताएं इसका ऑप्शन क्या होगा। बताइए। तो ऐसा होता है कई बार कि मतलब उसने शोध किया है पूरा और उसका मतलब तर्काधार नहीं बता पाया है, तो ये क्या हो जाएगा, भूल से हो गई है। ये जो गलती हुई है ना, ये किससे हो गई है, भूल से हो गई है, ठीक है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, भूल से की गई त्रुटि है ये, मतलब की नहीं गई है बल्कि हो गई है। शोध की वैज्ञानिक विधि की विशेषता क्या है, क्या अनुभववाद, वस्तुनिष्ठता, सुव्यवस्थित, गोपनीयता, सुरक्षा से संबंधित भविष्य सूचक। तो बताएं इसका ऑप्शन कौन सा होगा। शोध की वैज्ञानिक विधि की विशेषता क्या क्या है। अनुभववाद बिल्कुल है, वस्तुनिष्ठता भी होती है, ठीक है, वैज्ञानिक विधि की बात हो रही है यहाँ पर, सुव्यवस्थित भी होना चाहिए और भविष्य सूचक भी होना चाहिए, ठीक है। जो वैज्ञानिक विधि है उसकी बात हो रही है, ए बी सी और एफ। इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है अनुभववाद, वस्तुनिष्ठता, सुव्यवस्थित और भविष्य सूचक। लेकिन जो गोपनीयता और सुरक्षा से संबंधित है, ये इसका क्या है, सही नहीं है। वैज्ञानिक विधि में गोपनीयता और सुरक्षा से संबंधित की बात नहीं की जाती है। किसी शोध रिपोर्ट में शामिल होते हैं, तो शोध रिपोर्ट में बताइए क्या क्या शामिल होते हैं। वित्तीय लेख, प्रारंभिक भाग, उपयोगिता प्रमाण पत्र, शीर्षक, पृष्ठ, विषय सूची या फिर अंतिम अध्याय। तो किसी शोध रिपोर्ट में क्या क्या शामिल होते हैं, तो प्रारंभिक भाग तो बिल्कुल शामिल होगा, है ना, और इसके बाद शीर्षक, पृष्ठ और अंतिम अध्याय, ठीक है। विषय सूची भी इसमें शामिल होगा, यानी कि बी डी ई एफ। इसके क्या है, करेक्ट ऑप्शन है वित्तीय लेख और उपयोगिता प्रमाण पत्र इसमें शामिल नहीं किए जाते हैं। मापी जाने योग्य और बदलते मापों से युक्त ऊंचाई, भार, प्रसन्नता जैसी विशेषता को आप क्या कहेंगे, बताइए। मापी जाने योग्य और बदलते मापों से युक्त ऊंचाई, भार, प्रसन्नता जैसी विशेषता को आप क्या कहेंगे, अनुमानी, सांख्यिकी, चर या प्रतिदर्श। तो इसको क्या बोलेंगे, चर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, चर। मापी जाने योग्य और बदलते मापों से युक्त ऊंचाई, भार, प्रसन्नता जैसी विशेषता को हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं। और चर दो प्रकार के होते हैं, आश्रित और स्वतंत्र चर। जब कोई समीक्षक लेखक का नाम जाने बगैर, मतलब कोई समीक्षक है, समीक्षा करने आया है और लेखक का नाम उसे नहीं पता है और वो एक शोध की क्या कर रहा है, समीक्षा करता है, तो ये क्या कहलाएगा, क्या गुमनाम समीक्षा कहेंगे इसे, पार्श्व समीक्षा, अप्रकट समीक्षा या फिर अश्रेणीकृत समीक्षा में आएगा। बताएं इसका आंसर क्या होगा। मतलब किसी लेखक का नाम नहीं पता है समीक्षक को, तो इसको बोलेंगे अप्रकट समीक्षा। क्या कहेंगे, अप्रकट समीक्षा इसको कहा जाएगा। निर्देशों उपरांत विद्यार्थियों के अंतिम उपलब्धि के संपादित मूल्यांकन को क्या कहा जाता है। निर्देशों के उपरांत मतलब निर्देशों के अकॉर्डिंग विद्यार्थियों की जो अंतिम उपलब्धि होती है और उस मूल्यांकन को करने के लिए कौन सा मूल्यांकन किया जाता है, न्यायात्मक संदर्भ मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, निष्पादन मूल्यांकन या अनौपचारिक मूल्यांकन होता है। तो ये होता है योगात्मक मूल्यांकन। कौन सा होता है, योगात्मक मूल्यांकन। अंतिम उपलब्धि की जहाँ पर बात होती है वहाँ आता है योगात्मक मूल्यांकन। तो आज हमारे क्या है यहाँ पर करेक्ट थे, मतलब 30 क्वेश्चन है और 30 क्वेश्चन हमने यहाँ पर कर लिए हैं। आई होप आपको कोई मतलब वीडियो देखो अच्छी लगे ना लगे वो तो नहीं पता, लेकिन हाँ आपके लिए फ़ायदेमंद ज़रूर होनी चाहिए, मैं यही कोशिश करती हूँ। और मैंने बता दिया आपको, बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े मैंने क्वेश्चन नहीं रखे, इसीलिए ताकि आप डरे नहीं, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बिल्कुल डरना नहीं है। और शोध आप ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपको देखो JRF निकालना है तो ज़रूर इसको अच्छे से पढ़ लेना। और आप खाली नेट क्वालिफाई कर रहे हैं तो उसके लिए वैसे तो इतना काफ़ी है आपके लिए। बाकी आप एक बार थ्योरी पढ़ लेना, अगर आपने नहीं पढ़ी और पढ़ ली है तो बहुत अच्छी बात है। तो चलते हैं, प्लीज़ आज थोड़ी सी देरी हो गई है, इसके लिए आई एम सॉरी, ठीक है। आज बस ऐसे ही है, क्या है संडे है, थोड़ा सा
टाइम नहीं मिला। और बाकी आप प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप पढ़ लेना, आप रिवीजन कर लेना, ठीक है।